सतीश सर, सवाल थोड़ा राजनीतिक है आपके लिए। दो घटनाएं मैं देख रहा हूं। एक तो G20 आप सबने देखा, बिहार के मुख्यमंत्री जिन्होंने अति पिछड़ा आरक्षण का, जिसे लागू भले ही कर्पूरी ठाकुर ने किया, लेकिन पंचायत स्तर तक, पंचायत चुनाव और लोकल बॉडीज तक उसका विस्तार करके, म्यूनिसपैलिटी तक उसका विस्तार करके नीतीश कुमार ने सबसे ज्यादा अति पिछड़ा पॉलिटिक्स की, एक्सट्रीमली बैकवर्ड पॉलिटिक्स की राजनीतिक फसल काटी है। इस बात में कोई इनकार नहीं किया कर सकता। और दूसरी तरफ रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट का आना, और रिपोर्ट के आने के बाद जो बाई इलेक्शन हुए, जहां अति पिछड़ा वोटर एक बड़े डोमिनेंट फैक्टर के रूप में सामने आए, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर की बातों को दरकिनार किया उनके समाज ने, संजय निषाद की बातों को दरकिनार किया उनके समाज ने, घोसी का रिजल्ट दिया। और फिर उसके बाद डुमरी, जो ओबीसी एक बहुत बड़ा और ईबीसी बहुत बड़ा तबका है उस इलाके में, झारखंड में, ईबीसी वोटर ने डुमरी उपचुनाव में भी अपना असर दिखा दिया। आपको क्या लगता है कि जो फोटो हम लोग कल से वायरल देख रहे हैं नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की, और इसके साथ साथ ये घोसी के उपचुनाव का जो नतीजा है या डुमरी के उपचुनाव का, क्या भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इन सब परिस्थितियों को, राजनीतिक सुविधा को, वोट बैंक की सुविधा को ध्यान में रखकर आगे बढ़ेगा, या कोई और वाकई सामाजिक न्याय ही एजेंडा है? मोदी जी को लग रहा है, जैसे वीपी सिंह को लगा था कि चलो अब तो ये रथ यात्रा वाले लोग हैं, कब सरकार की चली जाएगी नहीं कहा जा सकता, तो इतिहास में अमर होने का कोई काम कर लो, तो वीपी सिंह ने एक काम किया। ये मानसिकता तो मोदी जी की नहीं है। देखिए, चुनाव से चंद महीने पहले, सिर्फ चंद महीने पहले, हालांकि उस पर भी अभी बात चल रही है कि कब होंगे, कोई ऐसा काम कोई करता है जो आपने कहा 16 एक्सटेंशन, तो उसका चुनावी कोई उसमें मकसद नहीं हो, ऐसा मैं नहीं मानता। हो सकता है सामाजिक न्याय का, आगे बढ़ने का, आरक्षण को विस्तार देने का, असेसमेंट करके नए सिरे से करने का वो रहे है। तो कुछ ना कुछ भी हो, रोहिणी कमीशन अगर लागू होता है तो अगर पूरे देश में सबसे ज्यादा इसका असर होना है तो वो बिहार में होना है, राजनैतिक रूप से भी होना है, राजनैतिक रूप से होना। इस पर जानबूझ के मैं बहुत तगड़े ढंग से इसमें एम्फेसाइज करके बोल रहा हूं। तो आपने ये कहा कि नीतीश जी की फोटो वायरल हो रही है, तो रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट भी जो है बिहार में वायरल हो सकती है। तो एक तो पक्ष ये रहा। दूसरी बात पर हम लोग आ जाते हैं कि मैं मानता हूं कि रोहिणी कमीशन जो है उसको मंडल पार्ट 2 में आप लीजिए, और भारतीय जनता पार्टी में ये क्षमता है। मंडल पार्ट 2 में ले, जाति जनगणना को या रोहिणी कमीशन को? सवाल तो यही है। मैं अभी आ रहा हूं ना, आपने हमसे पूछा है सवाल का, तो एक एक करके उत्तर दूंगा कि रोहिणी कमीशन जो है मंडल पार्ट 2 को, और भारतीय जनता पार्टी में ये क्षमता है कि ये रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को मंडल कमीशन के रिपोर्ट से, उसको लागू कराने से ज्यादा बड़ा बना सकती है। इसको भी समझ लीजिए। अभी तो कुछ भी कर ले भारतीय जनता पार्टी, इतना प्रचार तंत्र टाइट है कि कुछ नहीं, मतलब सब चीज फिर वही दिखेगा। तो दूसरा पक्ष ये है, तो ये जाति ध्रुवीकरण की बात तो होगी ही। ये जातियों में विभाजन जो है भी अभी भी, और उसको और विस्तार विभाजन को दे करके भारतीय जनता पार्टी एक चुनावी फायदा लेने का प्रयास कर रही है। क्योंकि फिर 16 एक्सटेंशन में तो 2-4 एक्सटेंशन और हो जाते, लेकिन अभी उसको लाया गया। कब लाया गया? कब लाया गया है? जब एक राज्य में जाति की गणना हो रही है या हो गई है, वो है। कब लाया गया है? जब उदयपुर चिंतन शिविर से या कर्नाटक के चुनाव से कांग्रेस जैसी पार्टी भी जो है वो कास्ट सेंसस की बात कर रही है। कब लाया गया है? कब लाया गया है? जब इसको रिपोर्ट सौंपी गई है तब, कि जिसकी जितनी आबादी, ये वाली बात कांग्रेस ने पकड़ ली है। तो हमको, अब हम सत्ता में हैं,
तो हमको तो इसका जवाब तो चाहिए भाई। तो एक नया चीज निकालेंगे, और इसी तरह से बाबू वीपी सिंह ने भी निकाला था, एकाएक निकाला था। बहुत दिन से वो पड़ा हुआ था, वो 80 का कमीशन था, मंडल कमीशन, और रिपोर्ट निकली एक जाके 90 में, 7 अगस्त को, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है जी। अब सवाल ये है कि अभी तो ये भी एक प्रश्न, 2 प्रश्न नए आए हैं कि भाई जनगणना तो हुई नहीं है, 3 साल हो गए, ये जो हर दशक की जनगणना होती है वो तो हुई नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि ये भी अभी नया मैं सुन रहा हूं कि जो 80 करोड़ लोगों को अनाज मिलता है मुफ्त का, वो एक पार्टी ने इस मामले को उठाया कि भाई जनगणना तो हुई नहीं है, तो आप किस डेटा पर जो लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, इसे तो 14-15 करोड़ लोग तो इससे मरहूम, मतलब वो है ही नहीं इसमें। तो ये बात बताती है, ये सारी चीजों को मिला करके, कि हाँ ये रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट लागू करेंगे और बाजे गाजे के साथ लागू करेंगे, और उसमें फिर सवाल दूसरा पैदा होगा जो मैं कह रहा हूं। मुझे लगता है क्या सिर्फ ये ओबीसी के बीच का होगा, या ओबीसी के उस रिपोर्ट में, ऐसे मैं गेस कर रहा हूं, परसेंटेज पर क्या बात करेगा वो, 27 करेगी वो रिपोर्ट की, 27 तक ही रहेगा, या आबादी के हिसाब से रहेगा, क्या रहेगा, और क्या ये सिर्फ जॉब नौकरियों तक सीमित रहेगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तक रहेगा। के इंटरनेट में कुछ समस्या आ रही है। अगर कोई आपको नई चीज और पूरा एकदम रट मटाज, एकदम पूरा पब्लिसिटी लगाना हो, तो आप क्या करेंगे? तो आप राजनैतिक आरक्षण भी दे सकते हैं। हो सकता है इसके रिकमेंडेशन में हो कि भाई खाली SC ST समुदाय को ही उनको ये सब कंस्टिट्यूएंसीज में, विधानसभा और लोकसभा और इस सब में मिलेगा है, तो क्यों नहीं ओबीसी में? नहीं, तो सतीश सर, उसमें एक मामला है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशनली अगर उसको देखा जाए तो उस समय अस्पृश्यता एक मुद्दा था SC ST समाज के साथ, ये अनटचेबिलिटी का मुद्दा ओबीसी के साथ नहीं था। तो अरे भाई हम पर दिया गया, गरीबी आप अभिषेक जी मेरी बात समझिए ना, ठीक मैं जानता हूँ वो बात, लेकिन हमको अगर अपना वोट बेस बढ़ाना हो, हमको उसका विस्तार देना हो, हमको उसमें पूरा छा जाना हो, तो हम ये भी आधार ले सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? अब भाई अब तो पार्लियामेंट में सीटें भी तो 800 से ज्यादा हो जाए, उसकी सीटिंग अरेंजमेंट बन गई है, उसी में बात हो रही है महिलाओं की, उसी में हो सकता है इसकी भी बात हो जाए। और महिलाओं तो अलग तो नहीं है ना, मान लीजिए कि हम ऐसा दे देते हैं पॉलिटिकल रिजर्वेशन, कंस्टिट्यूएंसी और रिजर्वेशन, इसकी व्यवस्था कर देते, तो उसमें अब उसकी महिलाओं को भी शामिल कर देंगे भाई कि वो भी है इसमें, वो भी है। तो इस तरह की चीज हमको दिखाई पड़ रही है कि हो सकता है ऐसा करे। खाली मुझे नहीं लगता कि ये जॉब तक सीमित रहने वाला है, जॉब तो है ही नहीं तो देंगे क्या? जॉब में इसका असेसमेंट हो जाना चाहिए ना कि मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू होने के बाद कितना जॉब मिला पूरे देश में। सब चीज प्राइवेटाइज हो रहा है, ग्लोबलाइज हो रहा है, क्या कहते हैं, यहाँ से रेलवे भी बन रहा है वहां तक, गल्फ तक, वहां अफ्रीका तक, कहाँ तक पता नहीं, समझ रहे हैं? इस तरह से जब प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन और कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है, मल्टीनेशनलाइजेशन हो रहा है, तो जॉब कहाँ है? तो जॉब तो है नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि खाली ये जॉब तक सीमित रहने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। मैं ऐसे गेस कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इसमें माहिर है, उसको पता है कि हमको अगर करना है तो कैसे करना है, ये उनको मालूम है, नहीं तो ये आता नहीं। एक प्रश्न और मैं कहूंगा, मैं थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगे, वो अभी कह रहे थे कि 11 राज्य का, अरे टारगेट तो वही 11 राज्य है, टारगेट तो वही है ना भाई कि आप वहां नहीं है तो वहां कैसे आएंगे, तो इसका इंतजाम करो। इंतजाम ऐसे करो कि भाई अगर बेरोजगारी और नौकरी और ये सब महंगाई आदि मुद्दा है, तो उसके सामने एक ऐसा चीज लाओ कि सब चीज थोड़ा छोटा पड़े। होगा कि नहीं ये मैं नहीं जानता, मैं नहीं कह रहा हूँ,
ये मैं इस पर गेस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह से जाति ध्रुवीकरण करके और ऊपर से हिंदू के अगड़े वर्ग का एक तो चलता ही है, हिंदू ध्रुवीकरण तो चलता ही है, इस तरह का कोई एक सिस्टम बनाने का प्रयास होगा। और एक चीज और मैं समझ नहीं पाया हूं अभी तक कि जो हमारा दलित समुदाय है, ओबीसी की तो बात हो रही है, एकदम बिल्कुल संख्यात्मक है ये। भाई दलित रिजर्वेशन में चाहे पॉलिटिकल चाहे जॉब में, उस पर कोई क्यों नहीं बात कर रहा है? महादलित बनाया है नीतीश कुमार ने बिहार में। अरे भाई नीतीश जी ने बनाया, सुनिए ना, मालूम है मुझे, महादलित बनाया है। मैं कह रहा हूं कि उसकी बात पूरे देश के लेवल पर क्यों नहीं हो रही है? मैं देश के लेवल पर बोल रहा हूँ, है कि नहीं? ये रोहिणी कमीशन देश के लेवल पर बनी है, मंडल कमीशन देश के लेवल पे बनी थी। कर्पूरी ठाकुर वाला जो बात था, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी वाला, वो तो बिहार के लिए था, ऐसे ऐसे हर राज्य में है। हमें सेंट्रलाइज, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। तो ये सारे मुद्दे हैं, बड़ा देखने लायक बात होगा कि उसमें क्या रिपोर्ट में है और क्या क्या लागू होता है। लेकिन इतना तय है कि आप ही लोग कह रहे थे कोई कि भाई अगर धार्मिक ध्रुवीकरण में मामला थोड़ा ठंडा पड़ता हो और इस तरह का, तो उसमें एक जाति ध्रुवीकरण भी बात आ सकती है, लागू होगा। और उसमें पिटारे में क्या होगा, ये है असली बात देखना। और वही राजनीति भी, एक आध दो लोगों को मौका मिलेगा कि भैया आप क्या करें, वो जाति जनगणना का भी जवाब हो जाएगा, वो जो अभी तक सेंसस नहीं हुआ है उसका भी जवाब हो जाएगा, और इसी तरह से हर जगह जवाब हो जाएगा, घोसी का भी जवाब हो जाएगा। ये उनका प्रयास हो। अब ये लोग कैसे उसको काउंटर करेंगे? INDIA गठबंधन कैसे करेगी? कांग्रेस का अकेले दम पे करेगी, या फिर इंडिया के INDI घटक के कुछ दल बदली हुई परिस्थितियों में या बदली गई परिस्थितियों में फिर राजनैतिक रूप से क्या करेंगे, ये देखने लायक होगा। इसलिए मैंने कहा कि बिहार में इसकी गूंज सबसे ज्यादा हो। बिहार वाली बात आप कह रहे हैं तो लगे हाथ ये बता ही दीजिए कि अभी बिहार के मुख्यमंत्री की जो G20 में मुलाकात हुई है, ये G20 की मुलाकात के बाद फोटो कई दिनों तक वायरल की जा रही है। ये इंडिया गठबंधन को डिस्टर्ब करने के लिए वायरल की जा रही है, या इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार की बार्गेनिंग पावर को बढ़ाने के लिए वायरल की जा रही है? ये सब कोई अपने अपने ढंग से अपना कर रहा होगा। भाजपा वाले एक ब्राउनी पॉइंट भी दिखा, देखो भैया INDIA वालों, ये तो अभी थोड़ा इधर भी आ रहे हैं खाना खाने के लिए। नीतीश जी के लोग ये होंगे कि भाई देखो ये तो कहीं चल देंगे फिर पलट देंगे। ये सब अलग अलग ढंग से होगा। कि तीसरे कोई होगा कि भाई वो भी अपने अपने ढंग से इनको कहेगा कि अरे ये तो चले गए इंडिया वाले, कुछ घटक दल कहेंगे ये तो लगता है गए, ये तो दिल्ली तक पहुंच गए, हंस हंस के बतिया रहे हैं और बाइडेन से भी मिलाए। तो ये सब तो है ही ना। तो तीनों चारों तरफ से राजनीति की का कोई आइडियोलॉजी के बात नहीं है। अभी तो चुनाव की स्ट्रेटजी है कि हम कहाँ रहे, कौन में हमारा फायदा होगा। भाई नीतीश जी तो बार बार बोल रहे हैं ना कि जल्दी चुनाव होंगे, और उनको शायद ये भी लग रहा होगा कि बिहार में, सुन लीजिए एक लाइन और, बिहार में भी जो विधानसभा चुनाव कहीं लोकसभा के साथ न हो जाए, इसकी संभावना मुझे भी दिखाई पड़ती है। तो उस हिसाब से राजनीति बदलेगी और सब लोग बदल के उसका दो लाइन और कह के अपना बदल लेंगे। इसमें क्या? जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि बाइडेन के साथ जो मुलाकात थी, निवर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावी प्रधानमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करवा रहे थे बाइडेन को कि आपने 2 साल हमारे साथ निपटा लिया बायलैटरल रिलेशन, अब 2 साल इनके साथ निपटाना होगा। नहीं, ये बातूनी बातें हैं, ये बातूनी बातें हैं। अरे भाई मोदी जी अगर मिलवा रहे होंगे तो हो सकता है कि मुख्य नीतीश जी को पता है कि ये प्रधानमंत्री वाली बात, हो सकता है वो अपने आप को फिर से अगला मुख्यमंत्री बिहार के लिए मिल रहे हो। सतीश सर, वाकई यदि संसद के विशेष सत्र का यही एजेंडा है, मान लेते हैं जिस प्रकार के गॉसिप है, जिस तरह की चर्चाएं हो रही है, आज तक कभी नहीं हुआ कि स्पेशल सेशन के एजेंडे को इतना हाइड करके रखा जाए। इसे छिपाने का क्या मकसद है? ये तो सरकार को ढोल पीट कर बताना चाहिए कि हम ये करने के लिए विशेष सेशन बुला रहे हैं। डर किससे है? देखिए अभी मतलब क्या है, हमको लगता है कि अभी देश में ना छापामार पॉलिटिक्स चल रही है।
अपना कोई टैक्टिक्स स्ट्रेटजी ऐसे टेबल पे ला ही नहीं रहा है। आपको खाली चेस, पॉलिटिकल चेस में हमको क्यों बताए कि हम घोड़ा चलेंगे कि राजा चलेंगे, वो इस तरह की चीज चल रही है। हम लोग जो जो आप समझते हैं ना कि जो प्रजातंत्र की जो परंपराओं के आधार पर प्रजातंत्र चल रहा है या चलाया जाएगा, ये नहीं चल रहा है ना चलाया जाएगा। समझ लीजिए इस चीज को। तो इसलिए तो आंसर ये है। दूसरा जो अभी हमने प्रोफेसर साहब को भी सुना, तो देखिए क्या है ना कि भाई इनाम तो देना है ना लोगों को, जो बीजेपी की तरफ रहे भी, जो नॉन डोमिनेंट जो ओबीसी हैं, जैसे मान लीजिए यादव है, तो यादव लोग एक डोमिनेंट कास्ट रहे हैं ओबीसी के। ओबीसी के अगड़े अगड़े हैं और भी होंगे कई। तो ये जो पूरी कोशिश होगी, जो डाइसेक्शन की जो बात हो रही है, तो वो नॉन डोमिनेंट कास्ट पे अपना सिक्का जमाने का है, नंबर 1। नंबर 2, अभी मोहन भागवत जी का बयान, दोनों बयान बहुत मैं महत्वपूर्ण मानता हूं। पहले उन्होंने कहा था कि भाई हिंदुत्व के लिए जरूरी है कि भाई नीचे सब लोग उसमें समावेशी हो जाएं। अब उसके स्ट्रक्चर पे मत जाइए, और अगर इस तरह की चीजें होती है तो वो स्ट्रक्चर को, उसके ऊपर एक प्रभाव तो पड़ेगा ही। दूसरा उन्होंने कहा कि इतने दिन तक रिजर्वेशन देना पड़े तो देना चाहिए, और इसका गुणात्मक होना चाहिए। तो गुणात्मक करके ऐसा कहना कि खाली सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स को उससे बढ़ावा मिलेगा। एक इनकी रणनीति ये भी है कि इस तरह से हम इनको जोड़ते हैं तो हिंदुत्व जो है या हिंदूवाद जो है वो भी मजबूत होता है, जो अभी कह रहे थे। मैं उसको नहीं मानता हूं कि खाली सोशल जस्टिस को होगा, वो एक हिंदुत्व के दायरे को बढ़ाने के लिए भी होगा। और तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि देखिए भाई, एक बात बता दीजिए, अब बोलना पड़ेगा ये कि भाई मंडल कमीशन 1931 के सेंसस पे लागू हो सकता है। मंडल कमीशन 1931 ही आधार था, तो अभी तो 2011 का ही है ना, तो 2011 के आधार पे क्यों नहीं लागू हो सकता? क्या उसमें आता है ये महत्वपूर्ण कि 2011 में पिछड़ेपन का जो बैकवर्डनेस का जो आधार है वो स्टेट या प्रिंसली स्टेट नहीं है 31 की तरह, वो जिला है। तो जब जिला आधार है तो पता चला कि कहीं कायस्थी बैकवर्ड क्लास के पैरामीटर पर है, हो और सकता पता है चला कि कहीं मौर्या ही जो है वो, अरे हो सकता है। मैं तो कह रहा हूं कि उन्हें देखिए ना, मंडल, सुनिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है अभिषेक जी। मंडल कमीशन के रिपोर्ट लागू होने के बाद बहुत सारी जातियां बैकवर्ड हो गई जो पहले फॉरवर्ड कास्ट में मानी जाती। आप समझ लीजिए इस चीज को, सब लोगों को आरक्षण मिलता है आजकल यहाँ। थोड़ा आपका आर्थिक कमजोरी है ना, तो भले आप राजा परिवार से हैं, पहले थे राजा, फलाने स्टेट के मालिक थे, लेकिन आज अगर आपकी माली हालत आर्थिक रूप से ठीक नहीं है तो 10% का ईडब्ल्यूएस ले लीजिए। तो आरक्षण किसको नहीं मिल रहा है ये बताइए ना। और सुप्रीम कोर्ट का मोहर भी लग गया है। इन चीजों में मत जाइए। बात है कि कौन कैसे खेलता है। ये कास्ट सेंसस की बात कहां से आई थी? जब हिंदुत्व इतना मजबूत हो रहा था तो वहां पर जो है नीतीश लालू ने उसको उठा दिया कि भाई सोशल जस्टिस वाला उस वोट का क्या होगा जो हम लोग जिस पे हैं। उसी तरह से कांग्रेस को लगा कि भैया यही मौका है, जरा इसमें हम भी कूद जाएं, है कि नहीं। तो सब अपने अपने हिसाब से उस चीजों का आकलन करके चल रहे हैं। तो बीजेपी चाहेगी कि नीचे अगर वो लोग हैं जो अब हिंदू कास्ट ऑर्डर में, उनको अपने साथ कंक्रीट रूप से जोड़े। विपक्ष कहेगी, जो इंडिया गठबंधन के खासकर कांग्रेस कहेगी कि जनगणना कहाँ है ना। फिर ये कहेगा कि भाई ऐसे ही तो आरक्षण ही एक बहुत बड़ा मुद्दा है ना भाई, हम तो ये कहते हैं, मैं बोलने से कभी गुरेज नहीं करता कि भाई अगर ये पूरी तरह से ये सफल रहता, मैं सामाजिक और आर्थिक आरक्षण को अलग करके देखता हूँ, तो तब फिर तो हम तो कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने की जरूरत नहीं होती। 80 करोड़ अगर इतना विकास हो जाता, सब जगह रिजर्वेशन मिला, मतलब कहां से कितना मिला कई स्टेट में साउथ के, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर तो वो लोग खुद आरक्षण देते, लोगों को देते, वही खुद अनाज दे देते दूसरे लोगों को, है कि नहीं। तो यहाँ पर चौधरी जी हैं, चौधरी जी का समाज, पूरा इलाका, वो समूचा एकदम सबको चाहिए आरक्षण।
किसको नहीं चाहिए? सबने ले भी लिया है और अभी और लेंगे भी। तो ये वाला जो है ना, इसने आरक्षण के मुद्दे को थोड़ा डाइल्यूट भी कर दिया। सतीश सर एक बात बताइए, मैं नहीं जानता हूँ, मान लीजिए जैसे 8 लाख की क्रीमी लेयर की लिमिट है, ईडब्ल्यूएस में भी है, ओबीसी में है। यदि कोई आदमी, किसी को सरकारी नौकरी नहीं है, वो यूट्यूब से ही, आमतौर पर यूट्यूब वाले को तो 8 लाख रुपए से ऊपर कमा ही ले रहे हैं लोग, जो भी प्रोग्राम कर रहे हैं, सालाना उनकी इनकम। क्या आपको लगता है उनको भी आरक्षण नहीं मिलेगा? है, उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। सरकार को निकाले यूट्यूब में आरक्षण का, क्योंकि हमको तो याद है आप सुन लीजिए, मैंने तो सुना है, मैंने देखा है, किसी बड़े नेता ने डिमांड किया कि भाई क्रिकेट टीम में भी आरक्षण होना चाहिए। तो कल को चंद्रयान में भी आरक्षण मांगा जाएगा। ये तरीका नहीं है ठीक। होना चाहिए आरक्षण, निश्चित रूप से होना चाहिए, लेकिन एक सांचे में होना चाहिए, एक उसके तरह से होना चाहिए, मतलब समग्रता में होनी चाहिए। ये नहीं होता है भाई। अगर मान लीजिए बहुत तरह के डिबेट चलते हैं, छोड़िए, उतना समय नहीं है, बस इतना खाली ये ना कहना चाह रहा हूं कि चर्चा चल पड़ी है कि महिलाओं को आरक्षण देना है तो सीटें बढ़ा दो और सारे उनको दे दो, कि 500 को 800 कर दो, उनको दे दो। अगर मेरिट को साथ में जिंदा रखना है, मेरिट को रखना है और सरकारी हिसाब से रखना है, सरकारी हिसाब से, बाकी तो आपको कोई जरूरत नहीं है आरक्षण का। जितने लोग हैं, 1 मिनट सुन लीजिए, है कि नहीं? तो क्या है, उसके हिसाब के दोनों का एक संतुलन रखना चाहिए। और एम्पावरमेंट जो है ना, खाली आरक्षण से थोड़ी हो जाएगा। सवाल ही नहीं है होने का, सवाल ही नहीं है होने का, नहीं हो सकता है, न हुआ है जी, नहीं हुआ है जी। वो हुआ है कि उनका स्थान बढ़ा, हमारे पिछड़े लोगों का, उनको पॉलिटिकली उनको ताकत मिली, वो सब कुछ हुआ है। लेकिन हम तो बार बार ये पूछ रहे हैं ना कि जॉब ही नहीं, आरक्षण कहाँ, किस चीज में आरक्षण, कितना, पूरे 140 करोड़ के देश में। और उसमें दिक्कत है कि चौधरी पुष्पेंद्र सिंह को भी चाहिए, अभिषेक कुमार को भी चाहिए, हमको भी चाहिए और जय हिंद साहब को भी चाहिए, और सबको मिल भी रहा है। जी।